वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर चैनल स्टडी विद मी। मेरा नाम है अलका और जैसा कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंडर हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें आज एडवेंट ऑफ द यूरोपियन सीरीज़ में आज हमें क्या कवर करना है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा अगर हम पहले का देखें तो यूरोपियंस किस सीक्वेंस में आए, सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए हैं, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स और फ्रेंच। आज हमें डेन्स के बारे में पढ़ना है, बाकी हम कवर कर चुके हैं। इंग्लिश का मैं 1700 तक कवर करा है हमने। डेन्स और फ्रेंच को पढ़ने के बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम डेनिश को पढ़ेंगे। थोड़ा सा अगर हम यूरोप का मैप देखें तो देख लेते हैं इनकी लोकेशन किस तरीके से है। ये डेनमार्क और नॉर्वे तब एक हुआ करते थे जब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, इस कंपनी ने कहाँ पर, इस तरफ ईस्ट की तरफ क्या करना स्टार्ट किया, ट्रेड करना शुरू करा, क्योंकि ऑलरेडी बाकी यूरोपियंस कंपनी भी क्या कर रही थी, ईस्ट में ट्रेड कर रही थी और काफ़ी प्रॉफिट कमा रही थी। तो डेनिश को भी लगा कि हमें भी क्या जाना चाहिए, एशिया की तरफ अपना रुख मोड़ना चाहिए और वहाँ जाके ट्रेड करना चाहिए। ये देख लेते हैं, ये नॉर्वे डेनमार्क दोनों ने मिलके मतलब तब एक ही हुआ करते थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई है और वो कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। ठीक है, भारत में ऑलरेडी तब तक कौन आ चुके हैं, पोर्तुगीज़ आ चुके हैं, डच आ चुके हैं और इंग्लिश। और जिस टाइम पर डेनिश भारत आएंगे उस टाइम पे मुग़ल एम्परर हैं जहांगीर, जिनका टाइम पीरियड है 1605 से 1627। तो आगे हम अब कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ये कंपनी क्या हुई है, 3 पार्ट में फॉर्म हुई है। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, डेनिश से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कंपनी बनी 1616 में। एक्चुअली कंपनी ये 1612 में बनी थी, लेकिन हर जगह 1616 दिया होता है, लेकिन 1612 में कंपनी बनी थी। चार्टर इसे 1616 में मिला था, इसीलिए इसे जो इसकी फॉर्मेशन ईयर है वो 1616 ही हम मानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंपनी 1616 से 1650 तक बनी। फिर सेकेंड कंपनी, मतलब इसका बिजनेस खत्म हो गया, सेकेंड कंपनी बनी है हमारी 1670 से 1629 में। और इसी कंपनी को क्या करा गया, मतलब इसको दोबारा चार्टर दिया गया। इस कंपनी का जैसे ही अपना टेन्योर खत्म होता है, इसको दोबारा रिन्यू करके चार्टर इसको दिया जाता है और यही कंपनी क्या बनती है, थर्ड कंपनी के रूप में जानी जाती है, जो 1730 से 1772 तक अपना बिजनेस करती है। इसी को बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा है। The Danish East India Company was made of 2 different Danish chartered companies. The first company was established in 1616 and kept operating till 1650. The second company was established in 1670 and kept operating till 1729. It was refounded in 1730 and renamed as Asiatic Company with 40 years charter. ठीक है, जो हम ये थर्ड कंपनी पढ़ रहे थे ना कि यही क्या होती है, रिन्यू करके थर्ड कंपनी बनती है, इसी का नाम क्या रख दिया जाता है इस कंपनी का, एशियाटिक कंपनी इसका नाम रख के दोबारा से ये बिजनेस करती है। आगे देखेंगे। द फर्स्ट डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1612 एट कोपेनहेगन। ठीक है, तो फॉर्म कब हुई थी, 1612, लेकिन ये बहुत कम जगह दिया जाता है, इसलिए आप 1616 ही याद रखिएगा। डेनमार्क एंड नॉर्वे वर यूनाइटेड एट दैट टाइम। तब क्या है, जब ये कंपनी बनी है तब डेनमार्क और नॉर्वे एक ही कंट्री हुआ करते हैं। द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज चार्टर्ड इन 1616 with the strong and sustained support of the King Christian IV। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। उस टाइम पे चार्टर्ड किसने दिया है, किंग क्रिश्चियन IV ने। सो 1616 कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग ईयर ऑफ द कंपनी।
द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट एक्सपीडिशन was sent to Asia in late 1618 under the command of Dan o Gede. The Danes' initial venture in Ceylon, श्रीलंका जिसे बोला जाता है, were unsuccessful, but they had better luck on Coromandel coast. क्या हुआ है? सबसे पहला एक्सपीडिशन 1618 में किसके कमांड में निकला है? डैन ओ गेडे के मतलब कमांड में सबसे पहला एक्सपीडिशन निकलता है। सबसे पहले वो पहुंचता है सेलोन, मतलब श्रीलंका पहुंचता है, लेकिन यहाँ वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बाद में ये अपना एक्सपीडिशन लेके कहाँ पहुंचते हैं? कंपनी कहाँ पहुंचती है? कोरोमंडल कोस्ट पे। अगर मैं ये इंडिया के मैप की बात करूँ, ये साउथ का रीजन बना रही हूँ, ये गुजरात वाला पोर्शन, ठीक है, ये साउथ का। तो जो ये वाला कोस्ट बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट होता है, ये है मालाबार कोस्ट। हमने ज्योग्राफी की क्लास में इसे डिटेल में पढ़ा हुआ है। आगे देखेंगे। टू इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इन इंडिया वर। देखिए, जो क्वेश्चन मेनली अभी तक आए हैं वो इसी से आए हैं कि इनका मेन ट्रेडिंग पोस्ट कौन से थे, ठीक है। तो इनके दो जो मेन ट्रेडिंग पोस्ट थे वो थे आपके, एक ट्रंकेबार तमिलनाडु में, दूसरा सेरामपुर बंगाल में। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है ट्रंकेबार। इन 1620 they concluded a treaty with Raghunath Naikar of Tanjore, which granted them a lease on the fishing village of Trangambadi. Here they constructed Fort Dansburg. ठीक है, ये इस फोर्ट का नाम याद रखिएगा कि उन्होंने, डैनिश ने कौन सा फोर्ट बनाया है कोरोमंडल कोस्ट पे या फिर ट्रांकेबार में? फोर्ट डेंसबर्ग। एंड फाउंडेड ट्रांकेबार विच बिकेम द सेंटर ऑफ डेनमार्क ट्रेड इन एशिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया में डेनमार्क का ट्रेडिंग सेंटर कौन था, कौन सी जगह थी? तो वो थी आपकी ट्रांकेबार, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। यहाँ से आगे देखेंगे। सेकंड है सेरामपुर। In 1676, Danish East India established a factory at Serampur, Bengal. Established फेडरिक नगर, ठीक है। तो सेरामपुर की जगह उन्होंने क्या बसाया था? फेडरिक नगर, या इस एरिया को फेडरिक नगर से भी जाना जाता था, तो आप ये भी याद रखिएगा। अदर एस्टेब्लिशमेंट वर एट पीपली, बालासोर, सूरत और मसौलीपट्टनम। आगे देखते हैं। The beginning of the 19th century can be considered as the most significant period in the history of Serampur, with the arrival of 4 English missionaries: Joshua Marshman, Hannah Marshman, William Carey and William Ward. इनके नाम आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं ये नाम। जो ये इंग्लिश मिशनरीज आए हैं, इन चारों के नाम याद रखिएगा। Although they came chiefly for the purpose of preaching Christianity, they dedicated themselves to the service of allying and distressed people in and around the town, spreading education, social reforms and social reconstruction. ये चारों इंग्लिश मिशनरी किस लिए आए थे? क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर करने के लिए या क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन जब वो यहाँ आए, ये यहाँ पर किस में डेडिकेटेड हो गए? यहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स में, ठीक है, लोगों की भलाई में, उनकी एजुकेशन में। नेक्स्ट देखेंगे। हना मार्शमैन एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एट सेरामपुर। ठीक है, जो इंग्लिश मिशनरी है हना मार्शमैन, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला। कहाँ पर? सेरामपुर में। इंडिया की बात नहीं हो रही, सेरामपुर में पहला गर्ल स्कूल खुला है। ठीक है। कैरी मेड एन आउटस्टैंडिंग contribution by founding the Serampur Mission Press in 1800, where the wooden Bengali type made by पंचानन कर्माकर वर इंस्टॉल। ठीक है, तो श्रीरामपुर में पहली प्रेस कब खुली है? 1800 में।
किसके सपोर्ट से? कैरी के सपोर्ट से, ठीक है। विलियम कैरी इनका पूरा नाम था। और वहाँ पर किसको इंस्टॉल किया गया? पंचानन कर्माकर का जो वुडन बंगाली टाइप था उसको। ये कौन है? पंचानन कर्माकर। ही वॉज एन इंडियन बंगाली इन्वेंटर। ही इन्वेंटेड द बांग्ला फॉन्ट, ठीक है। द श्रीरामपुर मिशन प्रेस पब्लिश्ड थ्री बुक्स, द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, हितोपदेश एंड कथोपकथन। वैसे इन्होंने काफ़ी सारी करी हैं, मतलब बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं आपकी बाइबल, हितोपदेश और कथोपकथन। तो इनको याद रखिएगा। इस तो ये तीनों बुक के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है द श्रीरामपुर मिशन प्रेस ऑल्सो बॉट आउट द इंग्लिश डेली अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो इंग्लिश में कौन सा प्रिंट हुआ है? अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। डेली न्यूज़पेपर की तरह था ये, वो प्रिंट होता था, ठीक है। इसका नाम याद रखना आप। आगे देखते हैं। Another outstanding contribution of the missionaries was the installation of India's first paper mill in Srirampur in 1812. But this mill did not succeed because of lack of demand of paper. ठीक है, तो आप ईयर याद रखना कि इंडिया की फर्स्ट पेपर मिल श्रीरामपुर में कब इंस्टॉल हुई? 1812 में। लेकिन इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि उस टाइम पे पेपर की इतनी डिमांड हुआ नहीं करती थी। आगे देखते हैं निकोबार आइलैंड्स। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्क्वेड द निकोबार्स इन 1760s, कॉल दैम फेडरिक्स आइलैंड, ठीक है। दे फेल्ड टू कॉलोनाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या करा इन्होंने? निकोबार आइलैंड को मतलब कैप्चर कर लिया, और निकोबार मतलब एक आइलैंड नहीं है, काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, तो उनको क्या बोला जाता था? फेडरिक्स आइलैंड्स, ठीक है। साथ में क्या करना चाहते थे? अंडमान निकोबार को कॉलोनाइज करना चाहते थे, लेकिन वहाँ की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर लोग जाके रह सकें, ठीक है। आप अभी भी देखते हो, अभी भी वहाँ सरवाइव करना या रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आगे देखेंगे। ट्रेडिंग कॉमोडिटीज ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्पाइसेस किस किस में ट्रेड करते थे? स्पाइसेस में हो गए हमारे कार्डेमम, पेपर, सिनामन, क्लोव एट्सेट्रा। टी एंड कॉफ़ी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर इन्वॉल्व इन स्मगलिंग टी इनटू अमेरिकन्स एंड ब्रिटेन, ठीक है। ये इसलिए ना काफ़ी वो भी थी, कुख्यात बोल सकते हैं कि स्मगलिंग के मामले में ये कंपनी। रॉ कॉटन एंड सिल्क, शुगर एंड सॉल्ट पीटर, यूज इन गन पाउडर, ठीक है। ये किस में यूज होता है? गन पाउडर में। नेक्स्ट देखते हैं डिक्लाइन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, डिक्लाइन ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर डेथ ऑफ किंग क्रिश्चियन, डैनिश एम्पायर डिक्लाइन। इन द ईयर 1650, मोस्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैनिश वर अंडर कंट्रोल ऑफ डच। डेनमार्क एंड नॉर्वे सेपरेटेड इन 1814। ये सारे रीज़न बता रही हूँ मैं कि डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों डिक्लाइन हुई। यहाँ पर इतना ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। नेक्स्ट है द कंपनी सफर्ड हैविली ड्यूरिंग नेपोलिक वॉर 1803 से 1815। जो नेपोलियन ने जो वॉर लड़े उससे भी इस कंपनी को क्या हुआ? बहुत ही लॉस सफ़र करना पड़ा। ये सारे रीजंस हैं, आपको समझ आ सकें। डैनिश गवर्नमेंट सोल्ड ट्रंकेबार एंड श्रीरामपुर टू द ब्रिटिश 1845। यही दो एरिया ऐसे रह गए थे लास्ट में जो डैनिश के पास थे। जितने बाकी जगह इनका सेटलमेंट था वो सारा बिक चुका था, कुछ डचों ने ले लिया था, कुछ ब्रिटिशर्स के पास था, ठीक है। फाइनली जो ट्रंकेबार था, जो इनका एशिया में हेडक्वार्टर बोल सकते हैं एक तरीके से था, और श्रीरामपुर वो भी ब्रिटिशर्स को कब मिल गया? 1845 में। ब्रिटेन अक्वायर्ड निकोबार इन 1868। तो फाइनली निकोबार पे भी ब्रिटेन ने कब अपना कब्जा कर लिया? 1868 में। तो यहाँ हमारा डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फ्रेंच को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड स्टडी हार्ड।